हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक ओरिजिन। मैं हूं शुभकामना सिंह, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आ गई हूं आपके लिए बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर को लेकर के। तो इस चैप्टर को आगे लेकर जाने से पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने मन मंदिर में बसा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है एंड इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में नजर आएंगे। तो लेट्स गो आगे और इस चैप्टर को समझते हैं। एक वर्ड आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको जनरली हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के नाम से कॉमन टर्म में बोलते हैं। ये पूछ रहा है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये चैप्टर आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, उनका जो लाइफ है, उनका जो यंग वंस है वो किस तरीके से इस वर्ल्ड में आते हैं, उनका लाइफ कैसे कंटिन्यू होता है। बेसिकली ये चैप्टर आपको यही बताएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का जो शब्द है, रिप्रोडक्शन, इस शब्द को पहले समझ लेते हैं। तो ये शब्द क्या कहना चाहता है कि ये शब्द ये कहता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो यंग वंस का प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन कैसे यंग वंस का प्रोडक्शन करेंगे? अपने ओन काइंड के, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन कैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे? अपने ओन काइंड के। जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो ह्यूमन का ही जन्म होगा। जब एलिफेंट रिप्रोड्यूस करेगा तो एलिफेंट का ही जन्म होगा। तो एलिफेंट का बेटा, एलिफेंट का जो किड है वो कभी भी चींटी नहीं हो सकता, वो अपने ओन काइंड का ही जो स्पीसीज होगा उसको जन्म देगा। तो रिप्रोडक्शन एज अ प्रोसेस यही बोलता है कि the process of producing young ones of their own kind by living organisms, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो कि the process by which living organism produce young ones। living organisms क्या प्रोड्यूस करेंगे? young ones को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे young ones को प्रोड्यूस करेंगे? तो ओन काइंड, यानी कि अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे और उनको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो अगर हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी जरूरत जरूर पड़ते हैं। तो एक बात बताओ कि रिप्रोडक्शन का जरूरत क्या होगा, क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नीड फॉर रिप्रोडक्शन, कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। तो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, ताकि जो किसी भी स्पीसीज का जो लाइफ है वो कंटिन्यू होता रहे, कब वो एक्सटेंड ना हो जाए। जैसे ह्यूमन बींग्स है वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो फर्दर अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो जो पुराना वाला ह्यूमन बींग है वो अगर डेड भी हो जाता है तो ह्यूमन बींग का जो स्पीसीज है वो चलता जाएगा। तो ये क्या बताता है कि लाइफ का कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। दूसरा क्या बोलता है? रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स। जैसे कि अगर एक फैमिली ऑफ 4 है जिसमें किसी की डेथ हो गई, ठीक है, एक बूढ़े हमारे दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? अब जो अदर फैमिली का जो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे वो यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब वो फैमिली ऑफ 4 था पहले, फिर 3 हो गया, फिर वापस से एक जन आ गया तो वापस से फैमिली ऑफ 4 हो गया। तो ये क्या पता चलता है कि जो डेड इंडिविजुअल्स हैं उनको रिप्लेस करने में हेल्प करता है, कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो डेड हो गए तो उनको रिप्लेसमेंट के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। थर्डली, इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन एंड प्लेज अ की रोल इन इवैल्यूएशन। तो बोल इवोल्यूशन मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है। तो मैम ये वेरिएशन क्या शब्द है, थोड़ा समझा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरिएशन को भी समझते हैं। वेरिएशन वो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हम जो भी अलग अलग इंडिविजुअल, जनरेशन बाय जनरेशन जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जो वेरिएशन, जो डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। यानी कि आप अपने पेरेंट्स से थोड़े डिफरेंट होंगे, हाँ स्पीसीज सेम है, 2 हाथ 2 पैर है, पर थोड़े डिफरेंट होंगे कलर कॉम्प्लेक्शन में, या फिर बॉडी शेप में, बॉडी साइज में, तो हर तरह आई कलर में तो कहीं ना कहीं डिफरेंट तो होंगे। तो वही जो डिफरेंसेस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किससे? इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं अपने प्रीवियस जनरेशन से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन के जैसे ही वेरिएशन इंट्रोड्यूस होगा, हमारा जो इवोल्यूशन है उसमें एक की रोल प्ले करता है। तो व्हाट इज इवोल्यूशन? जैसे जैसे वक्त के साथ साथ जो हमारे बॉडी में बदलाव आते जाता है, जिसके कारण हम लोग अपने सराउंडिंग
सराउंडिंग से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन जैसे जैसे आता है तो इवोल्यूशन में ये हेल्प करता है, एंड वेरिएशन के होने की वजह से ही हम लोग क्या कर पाते हैं, अपने जो सराउंडिंग है उससे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। लेट्स गो आगे। अब वेरिएशन का मतलब तो आपने समझा दिया, पर आपने ये नहीं बताया मैम कि वेरिएशन होता क्यों है। तो वेरिएशन होने के 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहले तो एरर इन डीएनए कॉपिंग, यानी कि जब डीएनए कॉपी होकर के यंग वंस पेरेंट्स से यंग वंस की तरफ जा रहा होता है, उस टाइम कुछ एरर आ गया तो वेरिएशन हो जाता है। फिर क्या हो गया, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे भी तुम्हारा क्या हो जाता है, वेरिएशन कॉज कर जाता है। फिर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू चांस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट हमारा फीमेल गैमेट से आकर के फ्यूज कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड इसी के कारण भी, इसके कारण भी हमारा क्या हो जाता है, वेरिएशन आता है। जैसे कि हमारी मदर है, फादर है, तो हमारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी के मिलते होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फादर से मिलते होंगे। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस आए कि नहीं आए, हमारे फादर एक कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल है, हमारी मॉम एक कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल है, और हम लोग जो है उनके मिक्सचर है, तो हम में वेरिएशन आया कि नहीं आया। तो उसी तरीके से वेरिएशन कॉज होते हैं। तो अभी तक के टॉपिक्स को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग बींग्स यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं अपने ओन काइंड के। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो लाइफ कंटिन्यू होता रहे इसलिए जरूरी है, डेड इंडिविजुअल्स को रिप्लेस करने के लिए जरूरी है, और साथ साथ रिप्रोडक्शन क्या इंट्रोड्यूस करता है, वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है। एंड जैसे ही वेरिएशन इंट्रोड्यूस करेगा तो इवोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इवोल्यूशन के बारे में हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन और करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैम आपने वेरिएशन बताया था, तो वेरिएशन क्या है, जो भी डिफरेंसेस हम लोग में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल में जो भी डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग वेरिएशंस कहते हैं। फिर आ गया वेरिएशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, वेरिएशन क्यों होता है भाई, तो एरर इन डीएनए कॉपिंग होगा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, एंड साथ साथ फर्टिलाइजेशन के कारण भी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है भाई वेरिएशन का। तो प्री अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कि हम में कुछ डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि हमारे जो प्रीवियस जनरेशन था वो उनका सराउंडिंग कुछ और था, हमारा जो जनरेशन उनका सराउंडिंग कुछ और है। ठीक है, तो अगर हम लोग वेरिएशन नहीं करेंगे, वक्त के साथ बदलाव नहीं आएगा, तो क्या होगा, हम लोग इन्वायरमेंटल चेंजेस से अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लोग फूड क्लोथ शेल्टर की तरह रहते थे, फिर उन लोग का रिक्वायरमेंट्स कुछ और था, हम लोग का आज रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। तो इन्वायरमेंटल के चेंजेस के साथ साथ हम लोग अडेप्ट कर पाए, इसीलिए भी वेरिएशन जरूरी है। सेकेंडली क्या है, इट प्रोवाइड्स अ बेनिफिट टू सर्टेन इंडिविजुअल एंड इन सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस। वेरिएशन के कारण जो चेंजेस आते हैं उससे हम लोग का सर्वाइवल वैल्यू भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम लोग अपने में बॉडी में चेंजेस करेंगे एनवायरनमेंट के हिसाब से तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्वाइवल वैल्यू है, सर्वाइवल है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब हम लोग, ये तो था आसपास की बातें। वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये आता है, एक बार पढ़ लेना है इसे ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जब रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो रिप्रोडक्शन करने के 2 मोड्स होते हैं। देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बोलता है कि एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, where 2 parents are involved। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मेरी खराब सी हैंडराइटिंग को इग्नोर कर देना क्योंकि आगे इसके डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। तो इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कैसे 2 पेरेंट्स, तो डिफरेंट सेक्सेस के होने चाहिए, एक मेल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट डिफरेंट सेक्सेस के होने चाहिए। वन हैज टू बी अ मेल एंड द अदर वन हैज टू बी अ
फीमेल। वेरएज एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कितना पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, इसको हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बोलो कि मैम ये तो हो गया पहला डिफरेंस कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब बताइए कि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो इनका जो कामकाज है वो कैसे होता है। इसमें जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये फर्स्ट टॉपिक दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे, इसे समझाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीके का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। इससे पहले और भी कुछ डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि और भी क्या क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहली बात, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ये तो मैंने बता दिया, एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या बोल रहा है, गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। अब गैमेट्स क्या होते हैं, तो गैमेट होते हैं ना कि जब मेल और फीमेल की बात हम लोग करें, ठीक है, तो मेल से जो सेल आएगा और फीमेल से जो सेल आएगा दोनों आपस में फ्यूज करेगा, इनको हम लोग गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेल से मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आएगा, फीमेल से फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आएगा, वैसे सेल्स को हम लोग गैमेट्स बोलते हैं। तो एक बात बताओ कि इसमें जब सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो क्या इसमें गैमेट फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगी, इसीलिए गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल डिवाइड्स थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, जब एक सेल है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना लेता है, उसको हम लोग माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल का डिवीजन होता है वो माइटोसिस की मदद से होता है। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। अब ऑब्वियस ही बात है, एक ही पेरेंट है तो आकर के फ्यूज तो नहीं करेगा। फर्टिलाइजेशन क्या है, 8th क्लास में पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आकर के फ्यूज करता है, उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब दिस फर्टिलाइजेशन will not take place in asexual reproduction. Why? Because एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, तो भैया फर्टिलाइज करेगा क्या, फ्यूज करेगा क्या, इसीलिए फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। अब नेक्स्ट है न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि हूबहू अपने पेरेंट्स की जैसा होते हैं, ठीक है। और ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें कैरी होता है, तो यूनिसेलुलर और लोअर ऑर्गेनिजम्स में। किसमें होता है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये सारी प्रक्रियाएं होती है। लेट्स गो आगे। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस आर इन्वॉल्व। डिफरेंट सेक्सेस मतलब वन हैज टू बी अ मेल एंड अदर हैज टू बी अ फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जो गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि दो पेरेंट्स से आ रहे हैं तो दोनों पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स आने का जरूरत है, तो किसके थ्रू आएगा, गैमेट्स के थ्रू आएगा। तो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस एंड लेटर सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोसिस। यानी कि सबसे पहले जो गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो मियोसिस के द्वारा होता है, यानी कि जो एक सेल है वो डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। एंड उसके बाद माइटोसिस का भी प्रोसेस होता है, पर जो गैमेट्स होते हैं वो मियोसिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर करेगा ही करेगा। फर्टिलाइजेशन क्यों अकर करेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व है तो दोनों के साइड से गैमेट्स आएंगे तो दोनों को आपस में फ्यूज करना पड़ेगा, तभी एक नया इंडिविजुअल बनेगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। किसमें होते हैं, मल्टी सेलुलर और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों टॉपिक्स को इतने सारे पॉइंट्स बताने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आता है, इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन आता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस को सम अप करते हैं। सेक्सुअल, टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। Asexual reproduction, a single parent is involved. Sexual reproduction, gamete formation takes place. Asexual, gamete formation does not take place. ठीक है. Fertilization occurs, fertilization does not occur.
ठीक है, तो ऐसे 3 से 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आप लोग याद करके जरूर जाइएगा. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन जनरल. किसी ना किसी स्कूल के किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये जरूर नजर आएगा. ठीक है, लेट्स गो आगे. आज मैंने कहा था कि आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स होते हैं. देयर आर 6 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन: fission, budding, spore formation, vegetative propagation, fragmentation and regeneration. इस क्लास में हमारा ये एजेंडा है कि सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे और इन सारे टॉपिक्स को आप लोग के मन मंदिर में बसा देना है. ठीक है, सबसे पहले फिजन. आप लोगों ने सुना होगा फिजन एंड फ्यूजन. फ्यूजन मतलब जब दो चीज आपस में आके मिल जाते हैं, दैट इज फ्यूजन. फिजन जब एक चीज टूट करके और कुछ बना देता है, दैट इज फिजन. तो फिजन एक ऐसा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें सिंगल पेरेंट ब्रेक करके 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल बनाता है. फिजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है किसका? तो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक सिंगल पेरेंट ब्रेक करके 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स बनाएगा. अब अगर 2 इंडिविजुअल्स बनाएगा तो बाइनरी फिजन कहलाएगा, और 2 से ज्यादा बनाएगा तो क्या कहलाएगा? मल्टीपल फिजन कहलाएगा. ठीक है, व्हाट इज बाइनरी फिजन? इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिजम्स. एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म हमारा पेरेंट अमीबा, ये क्या करेगा? सबसे पहले इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस क्या किया? इलोंगेट करना शुरू किया. जैसे ही इलोंगेट करना शुरू किया फिर उसके बाद न्यूक्लियस स्प्लिट कर गया 2 पार्ट्स में, और हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया. किधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया? न्यूक्लियस के आसपास एक्यूमुलेट होना शुरू किया, और एंड में ये डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना देगा. तो एक पेरेंट था अमीबा, वो डिवाइड करके कितने डॉटर सेल्स बनाया? 2 डॉटर सेल्स बनाया कि नहीं बनाया? एक पेरेंट अमीबा डिवाइड करके 2 डॉटर अमीबास बनाया. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलेंगे. समझ में आई ये बात? इसका एग्जाम्पल है लेशमेनिया और अमीबा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. वहीं मल्टीपल फिजन क्या होगा? पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स बना देंगे, तब उन्हें मल्टीपल फिजन बोलेंगे. ठीक है, ये कब होता है? बाइनरी फिजन तो नॉर्मल और फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन कब होता है ना? जब भी हमारा सिचुएशन ऐसा रहेगा, यानी कि जब भी हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो अनफेवरेबल सिचुएशन में रहेंगे, तो अपने आसपास एक सिस्ट डेवलप कर लेते हैं. क्या प्रोटेक्शन के लिए क्या डेवलप कर लेते हैं? सिस्ट डेवलप कर लेते हैं. 8th क्लास का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नामक एक चैप्टर था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी बैक्टीरिया फंगई ये लोग होते हैं अपने आसपास सिस्ट डेवलप कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो जैसे ही अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आएंगे वो लोग अपने आसपास सिस्ट डेवलप कर लिए. जैसे ही सिस्ट डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे डायग्राम देख लो. ठीक है, अनफेवरेबल सिचुएशन आया, अपने आसपास सिस्ट डेवलप कर लिए. एक न्यूक्लियस था, वो बार बार डिवाइड करके मल्टीपल न्यूक्लियसेस बना दिया. क्या डिवाइड करके क्या बना दिया? सेवरल टाइम न्यूक्लियसेस बना दिया. उसके बाद साइटोप्लाज्म इसके आसपास एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, और जैसे ही हमारा ये सिस्ट ब्रेक करेगा, हर एक न्यूक्लियस अपना एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह ये एक्ट करना शुरू कर देगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? प्लाज्मोडियम. तो अगर इसको रिकैप करते हुए क्या है? बाइनरी फिजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल्स में बट जाएगा. वहीं मल्टीपल फिजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स बना देते हैं. कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है. समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो प्लाज्मोडियम है. अब दोनों में आप लोग ये चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पेरेंट अमीबा है वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना दिया, तो ये यही डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना दे रहा है. तो पेरेंट का तो आइडेंटिटी खो जा रहा है, पेरेंटल आइडेंटिटी तो लूज हो जा रहा है, पेरेंट तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. तो इस फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंटल आइडेंटिटी है वो लूज हो जाता है. जनरली दी ऑर्गेनिजम्स लूज देयर पेरेंटल आइडेंटिटी. जनरली व्हाट? दे लूज देयर पेरेंटल आइडेंटिटी. ठीक है, आई बात समझ में? अब जो बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन है उसके बीच डिफरेंसेस को देख लीजिए. 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, 2 or more daughter cells are produced. Takes place in favorable condition, takes place during unfavorable conditions. Formation of cyst does not take place. Formation of cyst
टेक प्लेस, क्योंकि ऑब्वियस बात है कंडीशन फेवरेबल है, प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, सिस्ट नहीं बनेगा। कंडीशन अनफेवरेबल है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, सिस्ट बनेगा। न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड करता है। यहाँ पे न्यूक्लियस रिपीटेड डिवीजन करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? रिपीटेड डिवीजन करता है। हमारा जो न्यूक्लियस है वो रिपीटेड डिवीजन करता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स आफ्टर ईच न्यूक्लियस डिवीजन। अब एक बार न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसी टाइम साइटोप्लाज्म में डिवाइड किया, लेकिन इस केस में साइटोप्लाज्म हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद नहीं डिवाइड करता है। वो एक बार न्यूक्लियस पूरा डिवाइड कर दिया, उसके बाद वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अमीबा, इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे होगे कि मैम आप पढ़ा रहे हो और हर चीज को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत जरूरी है। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज बडिंग, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बडिंग। बडिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें होता क्या है ना कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें छोटा सा बड डेवलप हो गया, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और एक न्यूक्लियस इस बड में चला जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये जो बड है हमारा ग्रो करना शुरू करेगा, ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। अब ग्रो करता गया, अब उसके बाद उसकी मर्जी पे आ जाता है कि उसका मन करेगा तो अपने वो पेरेंट के साथ ही अटैच रहेगा और फर्दर ग्रो करता जाएगा, या फिर जब ये प्रॉपरली ग्रो कर लिया तो क्या करेगा? अपने पेरेंट के बेस से कंस्ट्रिक्ट होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। लिखा हुआ भी यही है। इस प्रोसेस के दौरान एक बड अपीयर करता है। ठीक है, फिर जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट सेल का वो डिवाइड करता है, डिवाइड करके एक न्यूक्लियस पेरेंट के पास रह जाता है, दूसरा न्यूक्लियस तुम्हारा बड के पास चला जाता है। बड फिर तुम्हारा ग्रो करता है साइज में, ठीक है, और कंस्ट्रिक्ट कर लेता है एट द बेस एंड देन सेपरेट्स आउट फ्रॉम द पेरेंट सेल एज अ न्यू इंडिविजुअल और रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म अ कॉलोनी। या तो वो क्या करेगा, या तो वो अलग हो जाएगा उससे और अपना सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएगा, या फिर क्या करेगा, वो पेरेंट के साथ अटैच रहेगा और कॉलोनी बना लेगा। जैसे ये एग्जाम्पल है ईस्ट का। ये किस में होता है? ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। ये ईस्ट था, सिंगल है, न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, बड अपीयर हुआ, चला गया उसमें। ठीक है, ये क्या किया? अपने आप को अलग नहीं किया। ये एक पेरेंट वाला था, इसके साथ उसका किड हुआ, फिर ये फर्दर जाके उसका किड बना। ये लोग अपने आप को अलग नहीं किए, तो एक कॉलोनी बना लिए। वहीं अगर अलग हो जाता तो अलग अलग ईस्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल की तरफ बिहेव करता। आई बात समझ? इसमें क्या होता है ना, इसमें देखो पेरेंट यहाँ भी है, पेरेंट में से एक बड आ गया, लेकिन पेरेंट यहाँ भी है और पेरेंट है, तो पेरेंटल आइडेंटिटी इसमें नहीं खोता है। पेरेंटल आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट, पेरेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो बडिंग क्या था? बड अपीयर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बड अपीयर हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड करके उसमें चला जाता है एंड वो ग्रो करता है और उसका मन करेगा, अगर वो चाहे तो अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करके हट करके एक नया इंडिविजुअल बन सकता है, या फिर पेरेंट्स के साथ अटैच रह करके एक कॉलोनी बना सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग बोलते हैं। बडिंग किस में होता है? हमारे ईस्ट में होता है और किस में होता है? हाइड्रा में होता है। ठीक है, अब बडिंग और फिशन के बीच डिफरेंसेस, ये हमारे की पॉइंटर्स है। ऑकरेंस यानी कि किस में अकर करता है? यूनिसेल्युलर में। फिजन किस में अकर करता है? यूनिसेल्युलर में। बडिंग किस में अकर करता है? दोनों, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों में अकर करता है। आइडेंटिटी डिविजन, पेरेंटल डिवाइड्स टू फॉर्म टू, पेरेंटल नहीं होगा यहाँ पे, पेरेंट्स होगा। पेरेंट्स डिवाइड टू इनटू टू और मेनी, यहाँ पे पेरेंटल आइडेंटिटी इज रिटेन्ड। ये वाले पॉइंट को मैं आपको फिर से बता रही हूं। यहां पे पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट। यहां पे क्या होगा? पेरेंटल आइडेंटिटी इज रिटेन्ड। क्या होगा? पेरेंटल आइडेंटिटी
इज रिटेन्ड। ठीक है, ये वाले पॉइंट को यहां से इग्नोर करना, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। आइडेंटिटी डिविजन, यहाँ पे पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट ही डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना देगा तो पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट। वेयर एज पेरेंटल आइडेंटिटी इज रिटेन्ड, यहाँ पे क्या होता है, पेरेंटल आइडेंटिटी इज रिटेन्ड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। फिर से कह रही हूं मेरे खराब हैंड राइटिंग को इग्नोर करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन आप लोगों ने ब्रेड अगर पुराना होते जाता है तो वो ग्रीन ग्रीन ब्लैकिश इस तरीके से होता जाता है, और वो बहुत फास्ट स्पीड में होता है क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोपस। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोपस। और राइजोपस जो रिप्रोड्यूस करता है वो स्पोर फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। पहले स्पोर फॉर्मेशन को जान लो कि होता क्या है। सबसे पहले स्पोर्स क्या होते हैं, तो स्पोर्स वेरी माइन्यूट यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, यानी कि छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और आप बाहर में उनका एक थिक वॉल होता है। देखो यहाँ पे स्पोर्स है, छोटे छोटे बॉडीज होते हैं, बाहर में एक इनका थिक वॉल होता है। ठीक है, होता क्या है ना कि ये है राइजोपस का एग्जाम्पल, ये जो फिगर यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ राइजोपस। ब्रेड मोल्ड भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, हुआ क्या, ये जो है ये राइजोपस बैक्टीरिया दिखा रहा है, दिस इज तुम्हारा हाइफे, उसका रूट्स। ठीक है, ये स्पोरेंजियम हो गया यानी कि उसका सैक, और इसके अंदर में छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हुआ क्या, जैसे ही ब्रेड पुराना होने लगा राइजोपस बैक्टीरिया उसमें ग्रो करना शुरू कर देता है, और ये जो छोटे छोटे स्पोर्स है ना वो बहुत फास्ट स्पीड में डिवाइड करते हैं। जो छोटे छोटे स्पोर्स है बहुत फास्ट स्पीड में डिवाइड करते हैं। बहुत सारे स्पोर्स अंदर में जमा हो गए, ये जो बाहर वाला कवरिंग है ये टूट जाएगा और सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे स्पोर्स हो गए, वो बाहर निकल के पूरे ब्रेड में स्प्रेड हो जाएंगे, और हर एक स्पोर एक नया राइजोपस बना देगा। हर एक स्पोर क्या करेगा, एक नया राइजोपस बना देगा। इसीलिए जो ब्रेड है वो ग्रीन होना शुरू हुआ तो बहुत स्पीड में, वो बहुत जल्दी वो खराब हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जो स्पोर्स है वो बहुत लाइट वेट होता है और बहुत फास्ट डिवाइड करता है, और हर एक स्पोर एक नया राइजोपस बनाता है, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्रेड जल्दी खराब हो जाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का जिसमें कि तुम्हारे स्पोर्स की मदद से, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, जिसमें स्पोर्स की मदद से रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। किसमें होता है, राइजोपस एंड मॉसेस में होता है। ठीक है, लेट्स गो आगे। आवर नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंट्स मतलब आप लोग समझते हो, किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तोड़ देना, उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म का वो ब्रेक करता है। द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक, ठीक है, इनटू 2 और मोर पीसेस एंड ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसका बॉडी 2 पार्ट में, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में भी टूट सकता है, और जो हर एक नया जो पार्ट है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। हर एक जो नया पार्ट है वो किस में ग्रो कर जाएगा, एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, स्पाइरोगायरा। क्या है, स्पाइरोगिरा। स्पाइरोगिरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेगमेंटेशन की तरह, फ्रेगमेंट मतलब टूटना। तो एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो क्या किया, उसका बॉडी 2 पार्ट्स में टूट गया और दोनों पार्ट्स अपने नए नए इंडिविजुअल्स में ग्रो कर गए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ। अब नेक्स्ट है हमारा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है, एक ऐसा एबिलिटी
जिसमें इंजर्ड पार्ट्स को वो रिप्लेस किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा पार्ट जो कि हमारे किसी एक्सीडेंट में लूज हो गया, उस पार्ट को क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग रीजेनरेशन बोलते हैं। रीजेनरेशन क्यों होता है? अब जैसे हुआ क्या, ये एग्जाम्पल है प्लानेरिया का। एग्जाम्पल किसका है? प्लानेरिया का। दिस प्लानेरिया, ये एक्सीडेंटली मान लो अपना लोअर बॉडी को खो दिया, या फिर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया एक्सीडेंटली, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हर एक पार्ट अपने लॉस्ट पार्ट्स को क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। इसने ये 2 हिस्सों को खोया था, इसको रिटेन कर लिया। इसने अपर 2 हिस्सों को खोया था, इसको रिटेन कर लिया। इसने अबव वाले को खोया था, इसने इसको रिटेन कर लिया। ठीक है। जब भी कोई पार्ट अपने कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने किसी पार्ट को खो देगा थ्रू एक्सीडेंट्स या फिर कुछ भी हुआ, एंड जिस पार्ट को वो खोया, दैट इंजर्ड पार्ट इज रिटेन्ड बैक, उस प्रोसेस को हम लोग रीजेनरेशन बोलते हैं। रीजेनरेशन क्यों होता है? स्पेशलाइज्ड सेल्स के प्रेजेंस के कारण। ठीक है। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोलिफरेट करते जाते हैं और बहुत सारे सेल्स बनाते जाते हैं, एंड जिसके कारण हमारा जो वेरियस सेल मिल करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, यानी कि जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसको रिटेन कर लेता है। ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम फ्रेगमेंटेशन भी तो आपने कहा फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाता है, ये रीजेनरेशन भी कहा। फ्रेगमेंटेशन में क्या था ना कि एक बॉडी वो जानबूझ के डिवाइड करता है और रिप्रोड्यूस करता है। रीजेनरेशन इज कोई एक्सीडेंटली अगर लूज कर गया, उस लॉस्ट पार्ट को रिटेन कर जाना, इसको हम लोग रीजेनरेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? आई होप सो कि आपको बातें क्लियर हो गई होगी। देखो, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन के बीच में डिफरेंस। ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर फंक्शनल पार्ट्स, लेकिन ये रिपेयर करता है, इंजर्ड पार्ट्स को रिपेयर करने की क्षमता को हम लोग रीजेनरेशन बोलते हैं। ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो सिंपल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर और एडवांस स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स में होता है। The cell of the fragments possess the ability to divide and bring about a growth. इसके जो सेल्स होते हैं फ्रेगमेंटेशन के, उनके पास ऐसा एबिलिटी होता है जिसके कारण वो डिवाइड कर देते हैं और ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ फ्रेगमेंट्स, उस फ्रेगमेंट्स का ग्रोथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा जनरेशन है वो स्पेशलाइज सेल्स होता है जो कि लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीगेन करने में हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? ये ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी, और वो जो डिवाइडेड पार्ट है वो फर्दर नए फंक्शनल पार्ट्स बनाते जाता है। रीजेनरेशन लॉस्ट पार्ट को ही रिपेयर करता है। फ्रेगमेंटेशन सिंपल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म में, ये कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में होता है। सेल्स ऑफ द फ्रेगमेंट पॉसेस द एबिलिटी टू डिवाइड, ये जो फ्रेगमेंट सेल्स है वो डिवाइड करने का एबिलिटी को पॉसेस करते हैं, वहीं पे ये क्या करता है? रिपेयर करने की एबिलिटी को प्रोसेस करता है। क्या करता है? रिपेयर करने की एबिलिटी को प्रोसेस करता है। ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या था? फिजन। रिकैप करते हैं, जब एक इंडिविजुअल डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाएगा तब उसको हम लोग फिजन बोलते हैं। इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी खो जाता है। बडिंग, जब बड अपीयर करता है, वो बड ग्रो करता है और एक नया इंडिविजुअल बनाता है, इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी नहीं लूज होता है। स्पोर फॉर्मेशन, जब स्पोर्स की मदद से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसको स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। स्पोर्स क्या है? छोटे छोटे लाइट वेट पार्टिकल्स जो कि रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? एक ऐसा पार्ट जिसमें बॉडी डिवाइड करता है और दोनों जितने पार्ट्स में डिवाइड किया दोनों अपने नए नए इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाता है। रीजेनरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिपेयर्ड पार्ट्स को वो क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है। सॉरी, लॉस्ट पार्ट्स को वो क्या कर लेता है? रिपेयर कर लेता है। ठीक है। अब एक बच गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या बच गया? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलो इसको हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है ना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट के कुछ पार्ट्स को यूज करके नए प्लांट में ग्रो किया जाता है। प्लांट का एक पार्ट है, जैसे मान लो किसी का तुमने वो ब्रांच निकाल करके लगा दिया, किसी के लीव्स में ग्रो कर गया, कुछ और कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो नेचुरली हो सकता है या तो आर्टिफिशियली हो सकता है। आर्टिफिशियल, नेचुरली में क्या होगा? रूट्स को लिया हम लोगों ने, क्या किया?
रूट्स को लिया कहीं से, कहीं किसी प्लांट का रूट से उखाड़ करके लाया, उसे दूसरी जगह पे लगा दिया, वहां पे वो ग्रो करना शुरू कर देगा। इसको हम लोग ये हो गया रूट्स की मदद से ग्रो करना। क्या क्या ग्रो करता है? स्वीट पोटैटो, डालिया, ठीक है। स्टेम की मदद से किसी भी प्लांट पार्ट का स्टेम लिया, उसे ले जा करके लगा दिया कहीं और पे, एंड वो ग्रो करना शुरू कर देगा। अनियन, जिंजर। लीव्स, ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया, ठीक है। हुआ क्या? लीव्स की मदद से भी, जब लीफ है उस लीफ में नया की मदद से जब नया प्लांट ग्रो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे ब्रायोफाइलम और बिगोनिया में वो हो गया लीव्स के थ्रू हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज वेरी सिंपल, किसी प्लांट पार्ट के मदद से उसको नए प्लांट को ग्रो करना। सीड्स इसमें इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो रूट्स की मदद से डालिया और स्वीट पोटैटो हो गया, स्टेम की मदद से ओनियन एंड जिंजर हो गया, लीव्स की मदद से ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया हो गया। लेकिन वही आर्टिफिशियल मेथड्स में हम लोगों को पढ़ना होगा ये तीन चीज, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है। कटिंग मतलब हम लोगों ने क्या किया कि एक रोज का प्लांट है, उसके स्टेम को काटा और ले जा करके दूसरी जगह लगा दिया, ठीक है। ये हो गया कटिंग, ये आर्टिफिशियल मेथड हो गया। फिर लेयरिंग, लेयरिंग में मतलब होता क्या है कि एक यहाँ पे प्लांट है, इसमें से एक पतला सा स्टेम निकल रहा है, इसको ले जा करके वापस से हमने कहाँ डाल दिया? मिट्टी के अंदर डाल दिया। ये फर्दर यहाँ से ग्रो करने लगेगा रूट्स, और ये ऊपर ग्रो कर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से वो किया और यहाँ से वो ग्रो करने लगा। तो क्या हो गया? लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर क्रिएट होते गया। इसको हम लोग बोलेंगे लेयरिंग। लेयरिंग। जैस्मिन एंड ग्रेप वाइन, जैस्मिन एंड ग्रेप वाइन। फिर एक आता है हमारा ग्राफ्टिंग। चलो इसको समझते हैं। ग्राफ्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग एक प्लांट के रूट सिस्टम और दूसरे प्लांट के शूट सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। शूट यानी कि रूट के ऊपर वाला पार्ट को शूट बोलते हैं, नीचे वाले को रूट बोलते हैं। तो एक का रूट सिस्टम और दूसरे का शूट सिस्टम को ज्वाइन करके जब हम लोग एक नया प्लांट बनाते हैं, उसको हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। जिस प्लांट का अपर पार्ट लिया जाता है उसको स्क्योन बोलते हैं, जिसका लोअर पार्ट लिया जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं। किया क्या गया? इसका एक का लोअर पार्ट लिया गया, एक का अपर पार्ट लिया गया, दोनों को इस तरीके से काट करके क्या किया? ज्वाइन कर दिया गया, उसके बाहर में कुछ टाई कर दिया गया। स्लोली एंड ग्रेजुअली दोनों आपस में मर्ज कर जाएंगे एंड वो फिर ग्रो करना शुरू करेगा, और हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, एक ऐसा प्लांट आ जाएगा जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे मैंगो के केस में एक प्लांट है जिसमें वाटर वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, और एक मैंगो प्लांट है और दूसरा प्लांट है जिसमें क्या है कि वाटर जो कि मीठे आम देता है। क्या देता है? मीठे आम देता है, मीठे आम। तो हम क्या करेंगे? इसका रूट ले लेंगे, इसका शूट ले लेंगे, दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे और उसके बाद वो ग्रो करने लगेगा। एक ऐसा प्लांट है जिसमें डिजीज नहीं होता है, डिजीज रेजिस्टेंट है, पर उसका आम मीठा नहीं है। एक ऐसा प्लांट है जिसका आम तो मीठा है पर उसमें डिजीज बहुत होते हैं। तो दोनों को मिलकर के ग्राफ्ट कर दिया ताकि हमारे पास एक नया प्लांट आ गया जो डिजीज रेजिस्टेंट भी है एंड साथ साथ मीठे मीठे आम भी देता है। तो ये हो गया ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो वर्ड मैंने यूज किया था, स्टॉक एंड स्क्योन। स्टॉक क्या है? एक ऐसा प्लांट जिसका रूट सिस्टम लिया जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं, और एक ऐसा प्लांट जिसका शूट सिस्टम लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्योन बोलते हैं। ठीक है। इट इज अ लोकल वेराइटी विच हैज डीप सिस्टम टू ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। एंड ये तुम्हारा जो स्टॉक किसका लिया जाएगा? रूट सिस्टम से किसका लिया जाएगा? जो कि बेटर वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता होगा उसी का लिया जाएगा। वहीं स्क्योन किसका लेगा? हाई यील्डिंग एक्सोटिक वेराइटी, जो अलग अलग वेराइटी होते हैं, मीठे आम हो गए, इस तरीके की जो वेराइटी होती है उनका स्क्योन लिया जाएगा। ठीक है। आई होप सो कि ये दोनों बातें आपको क्लियर होंगी। हम लोग कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हो गए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? तो मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीडलेस प्लांट। इसमें सीड्स का यूज नहीं होता, जब सीड्स आ जाएगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल क्या है, अब हम लोग बिना सीड के मदद से बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। चीपर होता है और क्विक मेथड होता है, सस्ता भी होता है और क्विकली भी हो जाता है। सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा होता है डॉटर का।
फिर तुमको डिजायरेबल क्वालिटी मिल जाता है फ्रूट और फ्लावर्स का, ग्राफ्टिंग कर लिया, लेयरिंग कर लिया, जिस तरीके का भी वैरायटी चाहिए होता है वो आपको मिल जाएगा। प्लांट रेस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि हु बहू वो सेम होते हैं। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से जो भी प्लांट ग्रो करेंगे वो हु बहू सेम होंगे। तो अगर मैंने एक अच्छे प्लांट को चूज करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू यूज किया है तो मेरा जो नया प्लांट होगा वो भी हु बहू उसकी तरह होगा और वो अच्छा ही होगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है, डिजीजेस से ज़्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि सेम आइडेंटिकल होते तो डिजीजेस से ज़्यादा प्रोन होते हैं। वेरिएशन का एब्सेंस होता है जिसके कारण वो अपने आप को आउटर सराउंडिंग से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा यूज कर करके ग्रो कर दिया, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स कॉज होते हैं हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, एंड दीज आर द लिमिटेशंस। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप सो कि आपको ये सारी बातें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एंड हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।